नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। आइए हम जानते हैं एफआईआर जो होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए और क्या क्या इसका जो रूल है एफआईआर कराने का वो क्या है। कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि एफआईआर होती क्या चीज़ है और वो कैसे करवाई जाती है। मुकेश आनंद झा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो हमें बताएंगे इस बारे में कि एफआईआर क्या होती है और वो किस प्रकार से कराई जाती है, क्या इसके रूल होते हैं कराने के। मुकेश आनंद झा जी, आपका मैं खोज खबर में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो एफआईआर होती है वो किस आधार पर होती है और किस प्रकार से होती है। बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर होती है उसको लोकल लैंग्वेज में पुलिस केस कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंप्लेंट होती है एफआईआर के रूप में उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। नेचुरली एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो सीआरपीसी के धारा 154 में प्रावधान है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, यानी जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं, वो अगर घटित हुआ हो तो पुलिस की ड्यूटी है कि एफआईआर रजिस्टर करे और उसका इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन उसमें जिम्मेवार है, अरेस्ट करे, कस्टोडियल इंटरोगेशन करे। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन जो एफआईआर है वो हर केस में नहीं होता। अच्छा। ये जानना जरूरी है कि हर क्रिमिनल केस में एफआईआर नहीं होता। जो कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध हैं सिर्फ सीरियस केसेस हैं, जैसे रेप है, मर्डर है और डकैती है, चोरी है, इन चीज़ों में एफआईआर होती है। जैसे चेक बाउंस का केस है, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें एफआईआर नहीं होती, कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो जो लिस्ट है जो केसेस कॉग्निजेबल हैं उसमें पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर करे, तुरंत उस कंप्लेंट के आधार पर जो है एफआईआर हो सकती। जैसे आप दहेज के केसेस को ले लें, उसमें भी एफआईआर होती है। हालांकि अब उसमें उन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में एक प्रोविज़न बना दिया है कि वहाँ पे उनकी बातचीत होगी, लेकिन बातचीत अगर फेल होती है तो उसमें ऑटोमेटिक एफआईआर होगी तुरंत, मतलब हाँ। कुछ समय बाद उधर एफआईआर आएगी, डीसीपी से परमिशन लेके वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अच्छा, आपने जो मुद्दे बताए हैं अभी कि इसी बेस पे जो है एफआईआर कंप्लेंट के आधार पर हो जाते हैं, कुछ और भी हैं जिनके आधार पर, जैसे महिलाओं के साथ भी काफ़ी मुद्दे होते हैं जो हो जाते हैं और वो कंप्लेंट देती हैं थाने में, तो उस आधार पे कैसे कंप्लेंट जो है एफआईआर होगी। देखिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे डाउरी दहेज से संबंधित अगर कोई मारपीट होती है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। अगर क्रूएल्टी हो रही है किसी विवाहित महिला के साथ तो उसके लिए 498A है। तो इनमें भी एफआईआर का प्रोविज़न है। उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करके कोर्ट जो है उसको, और अगर मान लीजिए किसी भी तरह का शारीरिक उनके साथ शोषण किया जाता है या कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें डायरेक्ट, अब छोटी बच्चियों का जहाँ तक सवाल है, पॉक्सो एक्ट नया एक्ट आया है जो छोटी बच्चियों के लिए जो 18 ईयर्स से कम है उस पर बिल्कुल मैंडेटरी है। उसमें तो यहाँ तक प्रावधान है कि अगर एफआईआर पुलिस नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, यहाँ तक प्रावधान है। अच्छा, मुकेश आनंद झा जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ घटना घटी है वहाँ एफआईआर ना हो करके कई बार क्या होता है, पीड़ित कहीं और वो एफआईआर करा देता है, लेकिन उसको वो एफआईआर वापस वहाँ पर ट्रांसफ़र करानी होती है, तो वो उसका क्या। देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दो तरह की समस्याएं होती हैं। कई बार आप कंप्लेंट देते हैं और आपकी एफआईआर नहीं होती है, वो कंप्लेंट रह जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी समस्या ये होती है कि आपने कंप्लेंट दी, आपने गलत जगह दे दी, जिस पुलिस स्टेशन को ये अधिकार नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ये उसको, वहाँ पे आपका ये अधिकार है, आप 0 एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि हर एफआईआर का एक नंबर होता है। लेकिन अगर वो पुलिस स्टेशन उसको नहीं कर सकती है तो उनकी ड्यूटी है कि वो 0 नंबर करके एफआईआर करें और उसको स्थानांतरित करें उस थाने में, हाँ, जहाँ पे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहाँ पे वो घटना हुई, हाँ, जहाँ पे वो जिस पुलिस स्टेशन को पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करने का। पहली बात। दूसरी बात, अगर थाने में कंप्लेंट दी और उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये बड़ी लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह घटना होती है कि हम उसके लिए क्या करें। उसके लिए कोर्ट में प्रोविज़न है, 156(3) धारा 156(3) है सीआरपीसी के तहत, जहां आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा है, ये हमने कंप्लेंट फाइल की,
आपने एक कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया और उस पर कोर्ट कार्रवाई करेगी, कोर्ट एफआईआर दर्ज करवाएगी, वो डायरेक्शन देती है। और फिर उसके बाद उसकी ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर एफआईआर ना करे तो कोई अब उपाय नहीं है, ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए और कोर्ट में पिटीशन डालिए कि हमारे इस केस में एफआईआर नहीं हुई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम उठ के थाने जाएं और कंप्लेंट करें। मान लीजिए हम बुरी तरह से घायल हैं या हम मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जैसे भारत में बहुत बड़ा देश है तो कई जगह पे गरीब आदमी गांव में होते हैं। उसके लिए आजकल जो प्रावधान है, और पहले भी थे हालांकि, लेकिन आजकल जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं कि आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और जो उसके भी आप पे हो जाएगी एफआईआर? बिल्कुल। आप अब दिल्ली में जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम लोग कंप्लेंट भेजते हैं थाने में, तो बाकायदा उसकी एक्नॉलेजमेंट टेलीफोन नंबर पे आती है कि आपका कंप्लेंट नंबर ये है, इस पे कार्रवाई हो रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही फला फला आदमी है। तो ये एक आपको देरी नहीं करनी चाहिए कि जब मैं थाने जाऊं तभी जाके मैं कंप्लेंट कराऊं। आप किसी कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, या किसी मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं। आप खुद नहीं जा सकते तो कोई ऐसा व्यक्ति जो थाने जा सकता हो, उसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, ईमेल से आप भेज सकते। जैसे आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप नंबर है, फैक्स नंबर हुआ करते थे पहले, ईमेल है जहां आप EFIR करवा सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए जो FIR होती है उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि आप देर ना करें। तो देरी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें जिस आदमी ने अपराध किया है वो छूट जाता है। सुशांत केस में जो घबराहट इसलिए हो रही थी कि अगर FIR में बहुत देरी हो गई तो साक्ष्य मिट जाएंगे, लोग निकल जाएंगे और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उनको सज़ा दिलाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि जिस समय घटना हुई हो उसके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नज़र में आ जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मौके पर पहुँच के इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नहीं तो जो अपराधी है उसके फरार होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है, या वो उन सबूतों को से छेड़छाड़ कर सकता है, उसको मिटा सकता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी सहायता लेनी चाहिए। आजकल तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो लीगल एड का व्यवस्था, यानी फ्री लीगल एड गरीबों के लिए सरकार ने दिया हुआ है। कोर्टें आपको फ्री लीगल एड के कमरे हैं, आप वहाँ जाइए और अपने जो लीगल रेमेडीज़ हैं उसको परसू करिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुकेश आनंद झा जी, आपने बहुत अच्छा जो है हमें समझाया और सभी को समझाया कि FIR किस तरीके से और कैसे होनी चाहिए और क्या क्या इसके रूल हैं। धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो आपने देखा किस तरीके से हमें FIR जो होती है वो कैसे करानी चाहिए, क्या रूल्स हैं इसके, और जो कंप्लेंट्स होती हैं हम लोग जो देते हैं थाने में जो भी है वो किस तरीके से उसके बिहाफ पे जो है FIR होती है। जैसे कि मुकेश आनंद झा जी ने बताया कि 0 FIR होती है और उसके बिहाफ पर भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। क्यों सर लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि अगर जैसे कई केसेस जिसमें FIR नहीं हो सकती, जैसे चेक बाउंस है, किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो डेफेमेशन कहते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आप कंप्लेंट जो पुलिस स्टेशन में करते हैं उसका FIR के बदले उसका नाम है NCR, उसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। तो वो ज़रूर ले लें कि आपने घटना के तुरंत बाद एक पुलिस को कंप्लेंट दी थी और उसकी रसीद आपको, उसका एक नंबर मिलेगा। ये इस बात का प्रूफ होता है कि अगर जिस समय घटना हुई उसके जल्दी से जल्दी हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी। और उन केसेस के लिए आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कार्रवाई नहीं होगी, उसमें भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में अपनी तरफ से परसू करना होगा। तो ये थे हमारे साथ मुकेश आनंद झा जी, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आप ये जानकारी जन जन तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि FIR कराने का क्या रूल्स होता है और किस तरीके से FIR कराई जाती है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।